हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट चल रहा है, ये हमारे पास एक कंपलसरी पेपर है और पेपर का नाम हमारे पास एग्जाम में किस प्रकार लिख के आएगा, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ठीक है, आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर हमारे पास बुक कौन सी रहने वाली है, जेपीएस की बुक है फंक्शनल एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास ये लेक्चर 2 पढ़ने से पहले आप लेक्चर्स नंबर 1 को पढ़िए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन बताई थी और उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम को प्रूव करवाया था। ठीक है भाई, तो कंडीशन यही है कि सेकंड लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट को पढ़िए या आपने नोट्स में लिख रखा होगा उसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखो आज हमारे पास एक थ्योरम नंबर 2 है। ये कहाँ है, जेपीएस की बुक में पेज 19 के ऊपर है और उसमें थ्योरम 2.1 नेम से दे रखी है। थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि लेट कैपिटल एक्स बी नॉर्म लीनियर स्पेस एंड एक्स वाई बिलोंग करते हैं एक्स के अंदर, देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई, इन खुद का मॉडुलस वो लेस होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के, वो खुद लेस होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है एंड हेंस सो दैट हमें यह भी शो करना है द नॉर्म इन कंटिन्यूअस। देखिए द नॉर्म इन कंटिन्यूअस दैट इज लिखो या ऐसे लिखो आई ई एक्स बिलोंग करता है, कन्वर्ज होता है नॉर्म ऑफ एक्स की कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स इनटू आर, कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स इनटू आर। तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसके लिए ये पूछ रहा है कि हेंस सो दैट द नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शंस एक्स इनटू आर, मतलब ये नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए मैंने लेक्चर सुनने में बताया था एनएलएस मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस। कहीं ना कहीं हमारे पास इस थ्योरम में देखो, कहीं ना कहीं हमारे पास इस थ्योरम में नाम आ रहा है नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, पहचान हो जाएगी, सेकंड यूनिट में है कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए। तो देखो मैं तो ये बोलूंगा इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले अगर हमें ये नहीं पता कि कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है तो मैं इस थ्योरम को आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए पहले तो हम समझेंगे कि हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है। और कंटिन्यूअस फंक्शन आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हो। यस, यूनिट फर्स्ट में आपने बहुत सारी जानकारी ली थी, वो थी हमारे पास मेट्रिक स्पेस के लिए। आप पढ़ चुके हो कंटिन्यूअस फंक्शन को मेट्रिक स्पेस के लिए। वहाँ आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी पढ़ ली थी, वहाँ आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी पढ़ ली थी। कन्वर्जेंट से आपने कॉसी सीक्वेंस भी पढ़ ली थी, है ना। कन्वर्जेंट के बाद आपने कॉसी सीक्वेंस बोला था और कॉसी सीक्वेंस हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे आती थी डी एक्स एन एक्स लेस एप्सला एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नोट, कुछ हमारे पास इस प्रकार आती थी। फिर कॉसी सीक्वेंस है वो वहाँ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस में जाया करती थी। और ये सब मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आज जो टॉपिक है कंटिन्यूअस फंक्शन है वो नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर है और यूनिट फर्स्ट में जो हमने कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा था वो मेट्रिक स्पेस एक्स डी के अंदर था, वो मेट्रिक स्पेस एक्स डी के अंदर था। और साथ बताने का उद्देश्य ये है ताकि फर्स्ट का रिवीजन हो जाए और सेकंड है हमारे पास आसानी से यूनिट सेकंड का समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस थ्योरम को करने से पहले आप एक छोटी सी हेडिंग डालोगे और हेडिंग में लिखोगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे भाई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, ये तो हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ चुके थे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस तो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके थे। यहाँ हमारे पास चलता है एनएलएस यानी नॉर्म लीनियर स्पेस, यानी नॉर्म लीनियर स्पेस। तो आप इस थ्योरम को करने से पहले हेडिंग डालो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है इन एनएलएस के अंदर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, पहले हम कन्वर्जेंट सीखेंगे, कन्वर्जेंट से कोसी की ओर जाएंगे, कोसी आने के बाद अपन कंटिन्यूअस फंक्शन की ओर जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट फर्स्ट। वहाँ सबसे पहले हमने सीक्वेंस
वहाँ हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉची सीक्वेंस पढ़ी थी। कॉची सीक्वेंस के बाद अपन कंटिन्यूअस में गए थे। तो पहले यहाँ हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस, फिर कॉची सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस, फिर कंटिन्यूअस फंक्शंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस। इन तीनों की हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम थ्योरम नंबर 2 को करने लायक हो जाए। ठीक है, अभी अगर मैं थ्योरम नंबर 2 डायरेक्ट बता दूंगा तो कुछ स्टेप्स आपके वास्तव में समझ में नहीं आएंगी क्योंकि यूनिट फेस्ट की दिक्कतें हो जाएगी। तो मैं ये कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस वगैरह सब बता चुका हूँ और मैंने ये भी बताया था कि एक बार में समझ में वहाँ नहीं आएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ओपन होता जा रहा होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए आप सबसे पहले सीक्वेंस को कैसे लिखोगे। तो आपको पता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस, तो अगर आपने यूनिट अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है जब तक हम ये साइन नहीं लगाएंगे तब तक ही हमारे पास क्या नहीं बनेगी, सीक्वेंस नहीं बनेगी। वहाँ इन मेट्रिक स्पेस किया करते थे, यहाँ हम नॉर्मल लीनियर स्पेस करेंगे। और नॉर्मल लीनियर स्पेस का सिंबल क्या होता है, देखो मेट्रिक होता था एक्स डी और यहाँ डी हटा के नॉर्म का साइन लगा दो, यहाँ डी हटा के आप क्या करो, नॉर्म का साइन लगा दो। ठीक है, हमने बोल दिया कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस, देन सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, तब ये हमारे पास कन्वर्जेंट कहलाएगी इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर जीरो सच दैट अब कुछ आपके यूनिट फेस्ट याद आ जानी चाहिए। वहाँ ऐसे होता था फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो और इसके संगत में हम एक पॉइंट लेते थे एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो किस प्रकार हुआ करता था, सच दैट वो हमारे पास ऐसे हुआ करता था डी एक्स एन और एक्स लिखना मत इसको, वो ऐसे होता था डी एक्स एन और एक्स लेस एप्सिलॉन एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नॉट, कुछ ऐसे बोला करते थे। आज हमारे पास ये मेट्रिक स्पेस किस में चला गया, देखो ये तो है मेट्रिक स्पेस यूनिट फेस्ट, देख लेना ये डेफिनेशंस लिखी हो मिल जाएगी उधर। आज हम किस में से आ गए, सेकेंड यूनिट में। मेट्रिक स्पेस किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। तो हमने पीछे वाली थ्योरम के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने थ्योरम नंबर 1 बताया था, जहां हमने ये बताया था कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इन मेट्रिक स्पेस, अरे नहीं लिखवाया था, आईपीएस जाएगा एनएलएस में और एनएलएस आएगा एमएस में। तो ये तो चलो एमएससी प्रीवियस का है इनर प्रोडक्ट स्पेस, बट ये तो लिखवाया था ना कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। और वहाँ किस प्रकार का रिलेशन था कि डी एक्स और वाई होता है वो एक्स माइनस वाई, कुछ ये उनके अंदर संबंध था, जो आप पलट के देखो अपने नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा थ्योरम नंबर 1 के अंदर, और उसे मैंने इक्वेशंस नंबर 1 नाम दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से डी एक्स वाई हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, डी एक्स वाई को क्या लिखा, एक्स माइनस वाई लिखा, तो यहाँ एक्स एन माइनस से एक्स लिख देंगे, फिर नॉर्म का साइन लगा दिया, नॉर्म का साइन लगा दो, ये अपने पास किस में आ जाएगा, सेकेंड यूनिट में, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सेकेंड यूनिट में। तो आप लिखो कि सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो एन नॉट बिलोंग्स टू एन, सच दैट, दोबारा लगा लो, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, यहाँ हमने डेल्टा ले रखा है तो अपने डेल्टा ले लो, यहाँ हमने क्या ले रखा है भाई, डेल्टा ले रखा है, डेल्टा ले लो, लेस एप्सिलॉन एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नॉट, एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नॉट। ठीक है, एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नॉट, तो साथ साथ अपना नोट्स में मिलाते जाओ, यूनिट फर्स्ट से कंपैरिजन करते जाओगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस। फर्स्ट यूनिट में ये ऐसे हुआ करता था, एक्स एन और एक्स हुआ करता था, वहाँ हमारे पास एक्स एक पॉजिटिव पॉइंट था, यहाँ हमने एक्स की जगह डेल्टा ले लिया, तो आप यहाँ डेल्टा ले लो। ठीक है, और लेक्चर 1 में बताया था इनमें दोनों में रिलेशन क्या होता है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इन मेट्रिक स्पेस।
तो ये हमारे पास डेफिनेशन याद रखना है कि जैसे ही बारी आ जाए कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देखो ध्यान से देख लो इस डेफिनेशन को, जैसे मैंने बोल दिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये लाइन याद आ जानी चाहिए ये लाइन नॉर्म ऑफ एक्शंस माइनस डेल्टा लेस एप्सिला, एवरीवेयर एप्सिला ग्रेटर 0, एवरीवेयर डेल्टा ग्रेटर 0 और एन है वो ग्रेटर होता है एन नोट के अंदर। तो एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये काम आ जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस। एक दूसरी डेफिनेशन और लिखो, क्योंकि मेन मुख्य उद्देश्य था वो कंटिन्यूअस फंक्शन की ही डेफिनेशन का था, है ना, वो हमारे पास है। एक्चुअली मैं डेफिनेशन तो कंटिन्यूअस की ही लिखना चाह रहा था, बट अपने को कंटिन्यूअस की डेफिनेशन में हमारे पास कन्वर्जेंट का रोल होता है, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। तो सेकंड डेफिनेशन लिखो, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये भी किसके अंदर, इन नॉर्म लीनियर स्पेस, इन नॉर्म लीनियर स्पेस। तो आप लिखो सेकंड डेफिनेशन से कंटिन्यूअस फंक्शन, सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन से इन नॉर्म लीनियर स्पेस। पहले वाली यूनिट में था वो था हमारे पास इन मेट्रिक स्पेस। ठीक है भाई, पहले वाली यूनिट में था किसके लिए चल रहा था, मेट्रिक स्पेस के लिए, और ये पूरी यूनिट सेकंड किसके लिए चलेगी, नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए चलेगी। ये हमारे पास किसके लिए चलेगी भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए चलेगी। तो देखो पहले तो मैं यूनिट फर्स्ट याद दिला दूं, यूनिट फर्स्ट चल रही थी मेट्रिक स्पेस, और सेकंड चलेगी हमारे पास है नॉर्म लीनियर स्पेस। बारी किसकी है, कंटिन्यूअस मैपिंग बोल दो या कंटिन्यूअस, वहाँ फंक्शन बोला था। अगर आप देखो नोट्स पलटना साथ साथ, ताकि आपके यूनिट फर्स्ट रिवाइज हो जाए, और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों कंपैरिजन करें तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो वहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन में हम ऐसे माना करते थे कि माना एक अक्स d1 एंड दूसरा y d2 एंड दूसरा y d2 आर टू मेट्रिक स्पेस, आर टू मेट्रिक स्पेस, then a functions f belong x test to y is said to be continuous function, is said to be continuous functions if d1 x or x naught less delta in x that implies d2 f of x naught less epsilon in y। कुछ इस प्रकार से वो डेफिनेशन हुआ करती थी कि हमने माना कि x d1 एंड y d2 आर टू मेट्रिक स्पेस हैं, देन ए फंक्शंस f belong x टेस्ट टू y is said to be continuous functions if at delta greater 0 d1 x naught delta in x that implies d2 f of x naught less epsilon in y। तो ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आज हमें किस में जाना है, मेट्रिक स्पेस से कन्वर्ट होके नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। ठीक है, तो बताइए d1 को हटा के मैं क्या लगाऊं, नॉर्म का साइन, इस d2 को हटा के भी क्या लगाऊं मैं, नॉर्म का साइन। तो एक तो नॉर्म का साइन 1 लेना चाहिए, एक नॉर्म का साइन मेरे को 2 लेना चाहिए, पर मैं दोनों में ही नॉर्म का एक ही साइन ले लेता हूँ, दोनों में ही हम नॉर्म का एक ही साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बचे हमारे पास x और y, तो चाहो तो आप इसे x और y रहने दे सकते हो, चाहो तो आप इसे एक्स वाई रहने दे सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसे कैपिटल M और N भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही मानूंगा कि मैं बोलूंगा कि x और y ही रहने दो। तब हमारे पास देखिए ये किस में चला जाएगा, मॉडुलस के अंदर आ जाएगा, x माइनस एक्स नोट। अरे ये तो रिलेशन होता है dxy मॉडुलस के अंदर x माइनस वाई इन x, और ये किस में चला जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ एक्स नोट इन y। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास रिलेशन से आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशंस को, कंटिन्यूअस फंक्शंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस को, कि लेट कैपिटल x एंड नॉर्म एंड कैपिटल y एंड नॉर्म, दोनों नॉर्म के साइन एक जैसे ले लेना, आर टू नॉर्म लीनियर स्पेस, आर टू नॉर्म लीनियर स्पेस,
R2 नॉर्म लीनियर स्पेस। मैं लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो NLS लिख के काम चला लूँ, बट मैं ये चाहूँगा आपको पूरी हैबिट पड़े नॉर्म लीनियर स्पेस लिखने की, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको और आपकी कॉपी में 3-4 लाइनें और एक्स्ट्रा बढ़ें। क्योंकि अब अगर आप कम से कम भी NLS लगाना चाहोगे तो एक बार तो ऐसे लगाना ही होगा। अब इसके बाद आप NLS इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ताकि वो वेरीफाई हो जाए कि हाँ NLS का मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। ठीक है, लेट x एंड y आर टू नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, देन ए फंक्शंस f, देन ए फंक्शन f बिलोंग x टेस्ट टू y, then a function से f belong x test to y is said to be continuous function, is said to be continuous function, is said to be continuous function से if for each delta greater 0 एप्सिलॉन ग्रेटर 0। अरे भाई ये डेल्टा और एप्सिलॉन ऑलरेडी क्या आते हैं, ग्रेटर 0 आते हैं। सच दैट ये किस में आ जाएगा, नॉर्म में आएगा, तो नॉर्म ऑफ x माइनस x नॉट लेस डेल्टा, नॉर्म ऑफ x माइनस x नॉट लेस डेल्टा इन कैपिटल X, दैट इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ f ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ f ऑफ x नॉट लेस एप्सिलॉन इन y, इन कैपिटल Y। और यही हमारे पास क्या कहलाएगी, कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगी। तो मैंने इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन इन मेट्रिक स्पेस, जैसा आप पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं, शायद मैंने लेक्चर नंबर 10 में इसके बारे में बताया था, है ना, या तो लेक्चर 10 में बताया होगा या लेक्चर 11 में बताया होगा। तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बस सेम डेफिनेशन उठा के रिपीट कर दी, ये चला गया इसके अंदर। कहने का मतलब आप तो याद रखना कि मेट्रिक स्पेस में ऐसे होता है और नॉर्म लीनियर स्पेस में आप इसको ऐसे लिखोगे। मतलब ये तो आ गया मेट्रिक स्पेस के लिए, ये आ गया हमारे पास NLS के लिए। तो हमने इसी को दोनों का अंतर करके मोड लगा दिया, इसी में दोनों का अंतर करके मोड लगा दिया, और ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई है कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस की। यस, ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई है भाई किसकी, कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस की। ठीक है, तो ऐसे हमें छोटी छोटी डेफिनेशन से अब ये परिभाषा हमारे पास लास्ट तक काम में आएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी थ्योरम के लिए काम है, इसमें तो काम आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस दे रखा है। तो अब हम समझ गए कि ये रहा हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। पर ये आगे भी बहुत थ्योरम के अंदर काम आएगी, इसलिए इस डेफिनेशंस को लिखना और इसके स्टेटमेंट को आप भूल ना जाना। तो ये हमारे पास दो छोटी डेफिनेशंस थी, एक तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और दूसरी कंटिन्यूअस फंक्शन, और दोनों ही किसके अंदर पढ़ी हैं हमने, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। ठीक है भाई, दोनों डेफिनेशन हमने किसके अंदर पढ़ी हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो अब आप लिखो थ्योरम नंबर 2। यस, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप मेरे से पढ़ते हो तो आप पहले रफ में लिखा करो, ताकि आप फिर में अपने हाथ से अच्छे से नोट्स बना सकें। तो उम्मीद है आप अभी रफ में लिख रहे होंगे, उसके बाद खुद से थोड़ा समझ के फेर में लिखेंगे तो 2 बार आपकी पहले ही प्रैक्टिस हो जाएगी, जो इतना ही काफ़ी है, फिर रिवीजन करते रहना। ओके, अब आप लिखो थ्योरम नंबर 2 और अब हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है भाई, अभी हो गई है हमारे पास थ्योरम, अब हम इसका प्रूफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो लेट हमारे पास किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। तो इट इज गिवन दैट कैपिटल X बी नॉर्म लीनियर स्पेस, या आप सिंबल में ऐसे लिख सकते हो, बी नॉर्म लीनियर स्पेस। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस। अब मैं इसे NLS लिख सकता हूँ। ठीक है, और एवरीवेयर x y बिलोंग्स टू x,
एंड साथ साथ ये भी लिख देना एंड अक्स वाई बिलोंग करते हैं अक्स के अंदर। तो हमने ये लिख लिया। लेट हमारे पास किसका काम करेगा भाई, गिवन का काम करेगा। ठीक है, तो माना अक्स एक नॉर्म लीनियर स्पेस है, या नॉर्म लीनियर स्पेस के सिंबल के रूप में लिख दो एंड एक्स और वाई बिलोंग करते हैं अक्स के अंदर। ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और नॉर्म लीनियर स्पेस का मतलब ये सिंबल आ गया, इसका मतलब आप 4 कंडीशंस, नॉर्म की फर्स्ट कंडीशन, नॉर्म की सेकंड कंडीशन, नॉर्म की थर्ड कंडीशन और नॉर्म की फोर्थ कंडीशन। बताओ भाई, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, केवल ग्रेटर 0 होगा। सेकंड कंडीशन में इक्वल 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन में एक स्केलर होता है जो मोड लग के बाहर आता है और ये आ जाता है नॉर्म के अंदर। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स प्लस वाई ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी चलती है, तो एक्स प्लस वाई। और आप यहाँ बता सकते हैं एवरीवेयर एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा, एक्स के अंदर, और एल्फा किसके अंदर बिलोंग करेगा, थर्ड प्रॉपर्टी वाला एक रियल नंबर है आर के अंदर। तो ये हमारे पास अब अपने आप ही जाने अनजाने में कहीं भी काम में ले सकते हैं। और मैं लिखूंगा बाई n1 बाई n2 बाई n3 बाई n4 जब जहां जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है कि इट इज गिवन दैट या लेट एक्स बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस एंड एक्स वाई बिलोंग करते हैं एक्स के अंदर। देन दिस है ना, देन दिस का मतलब लिखा है नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें प्रूव करना है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, पहले तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई है, फिर इसका मॉड्यूलस है वो लेस आ जाए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई से। आप एक बार यहीं तक रुक जाइए, देन दिस हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये मैं काम में ले चुका हूं कि एक्स है नॉर्म लीनियर स्पेस है एंड एक्स वाई बिलोंग एक्स है, देन दिस को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान में रखना भाई, सबसे पहले देखिए बहुत ही अच्छी ये एक इनइक्वलिटी है। इसको इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे, अगर ये इक्वल होती तो इसे इक्वेशन बोल देते, या ये किसका साइन है, ग्रेटर लेस आ जाए तो ये असमीका या इंग्लिश में बोले तो इनइक्वलिटी बन जाती है ना। ये बहुत ही अच्छी इनइक्वलिटीज है। हम इसको यूनिट फर्स्ट में भी एक थ्योरम के अंदर मेट्रिक स्पेस में प्रूफ कर चुके थे और वो मैंने नोट लगवा के लिखवाया था, पर कोई बात नहीं, यहाँ आप दोबारा नए सिरे से देख लो क्योंकि तो थ्योरम ही बन के आ गया है। देखिए क्या मेरे पास सबसे पहले एक अक्स है, क्या मैं अक्स को ऐसे लिख सकता हूं कि इसके अंदर मैंने y जोड़ दिया और y घटा दिया, और बोलना पड़ गया भाई अक्स और y किसके अंदर हैं, अक्स के अंदर हैं, गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास ही गिवन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नॉर्म ऑफ एक्स लेस, ये ऐसे कर लो ऐसे, तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई x माइनस वाई और एक प्रॉपर्टी आ गई y। बताओ किससे तोड़ा हमने, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से, कि अगर x प्लस वाई है तो आप इसे लेस इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y लिख सकते हो, और ये क्या है बाई n4, तो आप डायरेक्ट साइड में लिख सकते हो बाई n4। वो समझ जाएगा कि मेट्रिक स्पेस की नॉर्म लीनियर स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस y को इधर लेके आ रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस y को मैं इधर लेके आ गया। देखिए इस y को मैं इधर लेके आ गया, तो ये आ गया हमारे पास है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और साथ साथ बता दिया भाई x y तो x के अंदर है। ये वाली बात तो लिखते रहना, x y किसके अंदर है, x के अंदर है। तो एक तो मैं ले आया x को। अब दोबारा से आपको ध्यान रखना है, अभी तो चलो आपके बहुत ही अच्छे से थ्योरम समझ में आ जाएगी, पर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, अचानक से याद नहीं आएगी। पहले x लेके चलना है, फिर y लेके चलना है। y के अंदर हम अपन क्या कर सकते हैं कि मैंने x घटा दिया और x से जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी लिख देंगे x y बिलोंग करता है x के अंदर। तो बताइए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी ब्रेक कर दो, नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, और ये नॉर्म ऑफ एक्स प्रॉपर्टी आ जाएगी बाई n4, प्रॉपर्टी आ जाएगी बाई n4। अब देखिए क्या मैं इस प्रॉपर्टी में ऐसे कर सकता हूं कि यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लिया और इसको लिख लिया मैंने x माइनस वाई, तो कोई फर्क पड़ गया क्या, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, बस मैंने इसके अंदर माइनस का साइन कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया x माइनस वाई।
तो यहाँ आके ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास एक एल्फा बनता है, देखिए n3 प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक एल्फा बनता है, एक अक्स है, तो अब भैया एल्फा को तो मॉडुलस लगाइए और प्रॉपर्टी के इसके वेक्टर के क्या लगाओगे, नॉर्म का साइन लगाओगे। तो मैंने क्या किया, इसके लिए -1 के तो मैंने लगा दिया मॉड, और ये बचा हुआ अक्स -y के हमने क्या लगा दिया, नॉर्म का साइन, और आगे वाला ये ऐसा का ऐसा, और बोल देंगे ये -1 है बिलोंग करता है आर के अंदर, और अक्स y बिलोंग करेंगे अक्स के अंदर, और रियल नंबर का -1 एक एलिमेंट होता है। और लिख देना बाई n3। क्यों किया भाई हमने, ये n3 प्रॉपर्टी से, नॉर्म लीनियर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ देखो आप डबल मोड मत लगा देना, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी में यही ध्यान रखने वाली बात है। ये थ्योरम नंबर 1 में भी समझाया था लेक्चर 1 में, किसके मॉडुलस लगाओगे और ये नॉर्म लग के आएगा। ये स्केलर माना जाता है, ये वेक्टर माना जाता है। स्केलर मॉडुलस लग के आएगा और वेक्टर नॉर्म लग के आएगा। अब बताइए -1 को मोड में लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भाई। -1 को मोड में लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं साथ साथ इसे रफ कर रहा हूँ एक बार कि नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, लेस, ये अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो, क्योंकि माइनस का साइन है, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अक्स, ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास है कुछ ऐसा। अब आपको क्या करना है, इस अक्स को आप लेफ्ट साइड में लाइए। अब हमें क्या करना है, इस अक्स को आप इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ y, नॉर्म ऑफ x, x -y, इसको मैं इधर ले आया। ये इसके अंदर से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y, क्या हो जाएगा भाई, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। भाई माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब देखिए इक्वेशंस 2 और 3 से यहाँ भी लिख दीजिए कि एक्स वाई किसके अंदर बिलोंग करते हैं, कैपिटल एक्स के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई। एक्स एंड वाई हमारे पास किसके अंदर बिलोंग करते हैं, कैपिटल एक्स में बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए इक्वेशंस नंबर 2 एंड इक्वेशंस नंबर 3 से क्या लिख सकते हो, जो प्रूफ करना है वो लिख सकते हो क्या, मॉडुलस के अंदर, है ना भाई, मॉडुलस के अंदर। तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी सी दैट या वी गेट। देखिए इसका ये सेम साइन है दोनों का, तो पहले ये लगाइए। ये बोलता है कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई आएगा। ये क्या बोलता है भाई, एक्स माइनस वाई का नॉर्म आएगा। ये भी यही बोलता है, एक्स माइनस वाई का नॉर्म आएगा। ये देखिए क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई। ये बोलता है पॉजिटिव आएगा और ये बोलता है नेगेटिव आएगा, तो दोनों का क्या लगा सकते हैं, मोड लगा सकते हैं। अरे पहले क्या खुलेगा, पॉजिटिव इक्वेशन 2 आ जाएगा, फिर क्या खुलेगा, नेगेटिव इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो साइड में क्या लिखेंगे, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब मेरे को बताइए, क्या ये थ्योरम मेरे पास कंप्लीट हो गई है, नहीं, हमने केवल इतना सिद्ध किया है, देन दिस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ किया है। अब ये प्रॉपर्टी को आप एक स्टेटमेंट के तौर पे याद रखोगे, ठीक है भाई। अब मैं इस प्रॉपर्टी को कहीं भी काम में ले सकता हूं आगे आने वाली थ्योरम के अंदर। तो वहां ऐसे मैं बोलूंगा कि वी नो दैट, क्या बोलूंगा मैं वहां जहां भी काम में लूंगा कि सिंस वी नो दैट एक्स नॉर्म बी नॉर्म लीनियर स्पेस, सो मॉडुलस के अंदर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करेंगे एक्स के अंदर। तो खुद हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया है, और ये खुद हमारे पास एक स्टेटमेंट का भी काम करेगी अपकमिंग थ्योरम वगैरह के लिए, ठीक है भाई। तो आगे आने वाली थ्योरम के लिए ये हमारे पास काम आने वाली है, ठीक है। तो चलो अब देखो हमारे पास एंड हेंस सो दैट, एंड हेंस सो दैट थ्योरम पूरी नहीं हुई, इसे थोड़ा और आगे प्रूफ करना है। एंड हेंस वी सो दैट, तो देखो
आप लिखोगे अगेन हियर वी हैव टू शो दैट, आप फिर से लगा के लिखोगे लाइन, ऐसे एरो का साइन लगा के लिख लेना, अगेन हियर वी हैव टू शो दैट, हमें फिर से क्या शो करना है भाई, द नॉर्म इज कंटिन्यूअस, हमें क्या प्रूफ करना है, द नॉर्म इज कंटिन्यूअस, हमें नॉर्म को क्या करना है, कंटिन्यूअस। और मैं बता दूं कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है, अर्थात या लिखो IE, कंटिन्यूअस का मतलब अर्थात लिखो या IE या दैट इज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्स को हमें कन्वर्ज करना है, अक्स को हमें लेके जाना है नॉर्म ऑफ अक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन से ऑफ एक्स इनटू आर। बहुत ही शानदार लाइन है भाई, पूरी लाइन का स्टडी करेंगे अपन। बी नॉर्म लीनियर एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स इनटू आर। ठीक है, पहले तो इस साइन का मतलब समझिए, ये होता है हिंदी में अग्रसर होता है, इंग्लिश में कन्वर्जेंट होता है। इंग्लिश में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, और कन्वर्जेंट होगा तो 100% हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगी। और किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। दूसरा हमें इस थ्योरम में क्या नाम दिया है, कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा हमें क्या नाम दिया है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, तो चैप्टर चल रहा है हमारे पास है सेकंड यूनिट में नॉर्म लीनियर स्पेस। और इन दोनों की डेफिनेशन से मैं स्टार्टिंग में ही लिखवा चुका था, तो जो 15-20 मिनट का टाइम खा गई थी वो केवल इसी के नाम है ना। तो अभी हम इन दोनों परिभाषाओं को जानते हैं, तो जब जब थ्योरम में ऐसा नाम दिखे तो समझ लेना वो जाने अनजाने में कन्वर्जेंट का काम करेगा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ कन्वर्जेंट नहीं लिख के दिए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थ्योरम्स में इसका मतलब यही है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन से हो जाए। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन का मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, एक्स इंटू आर से। क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस मैपिंग का फंक्शन से एक्स इंटू आर। भाई इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो नॉर्म ऑफ एक्स टेस्ट टू आर। ये भी तो यही बोल रहा है कि ये जो नॉर्म इज कंटिन्यूअस या नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स इंटू आर, एक्स इंटू आर, तो हम बोल देंगे ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। या बोल देना लेट ए फंक्शंस डिफाइन एज नॉर्म ऑफ एक्स टेस्ट टू आर। अरे ऐसे नहीं बोलते क्या, एफ बिलोंग ए टू बी एक फंक्शन होता है, तो ये नॉर्म का एक क्या आ गया, फंक्शंस आ गया एक्स इंटू आर। ये मैं नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स इंटू आर। ठीक है, अब ये हमारे पास कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो उसके लिए हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस माननी पड़ेगी। तो आप लिखो मेरे साथ साथ कि लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब बताओ मेट्रिक स्पेस पढ़ते थे तब तो हम बोल देते थे कि वो अक्स और डी के अंदर है, अक्स और डी के अंदर है। आज हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस चल रहा है, तो डी की जगह क्या कर देंगे, नॉर्म का साइन लगा देंगे। तो क्या ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो ध्यान दे लेना, एक्स एन को ऐसे मत छोड़ना, ऐसे साइन लगाना। तो मैं जानबूझ के ऐसे बताता हूं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम बोलेंगे कि लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्यों लिख रहा हूं भाई, कहीं ना कहीं साइन का मतलब ही यही है, या इस साइन का ये रहा दैट इंप्लाइज का मतलब ही यही है कि लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स एंड आर सच दैट। अब दो डेफिनेशंस बता चुका हूं, उनको अप्लाई करना है। सच दैट लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन हमारे पास एक्स के बराबर आ जाएगी। कब, इफ फॉर ईच। अभी यहाँ आके आपको थोड़ा डाउट होगा, पर ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये एन है तो एवरीवेयर एन ग्रेटर है एन नोट से, एवरीवेयर एन ग्रेटर है एन नोट से, एंड एन नोट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर। कुछ कुछ बातें आपको यहाँ से पढ़ी हुई लगेंगी। ठीक है, सच दैट, दोबारा लगा लेना, सच दैट एक्स एन माइनस एक्स, इसको इधर लाएंगे नॉर्म बना के, एक्स एन माइनस एक्स, क्योंकि ये देख लो इसको इधर ले जाएंगे या नॉर्म बना के लाएंगे, तो एक्स एन माइनस एक्स, और ये आ जाएगा लेस एप्सिलॉन, लेस एप्सिलॉन, और एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नोट, एवरीवेयर एन ग्रेटर एन नोट। ठीक है,
और ये स्टेप्स आपके समझ में नहीं आई, है ना, नहीं आई तो अपने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखवाई थी कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस, वो देखिए जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखवाई थी कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस, वहाँ हमने डेल्टा लिया था। यहाँ हमारे पास अक्स टू इसकी ओर कन्वर्ज हो रही है तो हमने यहाँ अक्स लगा लिया, ठीक है भाई, यहाँ हमने क्या लगा लिया, अक्स लगा लिया। तो ये हमारे पास से लिखोगे बाई डेफिनेशंस ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस, इन NLS यानी इन नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। अब देखिए अगर ये जीरो की ओर अग्रसर होगा या कन्वर्जेंट होगा, अगर अक्स n टेस्ट टू अक्स जीरो की ओर कब जाएगा भाई, ये एप्सिलॉन छोटा सा कब जाएगा, जब मैं n की जगह क्या रख दूं, इन्फिनिटी रख दूं। अरे इस n की जगह इन्फिनिटी रख दूंगा तो लिमिट n टेस्ट टू, देखिए ध्यान से देखिए, अगर n की जगह इन्फिनिटी रख दूंगा तो इसके बराबर क्या जाएगा, अक्स, और अक्स में से एक्स गया क्या गया, जीरो। तो किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर, कब, जब मेरे पास n टेस्ट टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। अब मैं कहो तो मैं इसके मॉडुलस लगा लूं, देखो नाउ सिंस अभी अभी हमने ये देखा है, देखो मैंने बोला था ना कि इस इनइक्वलिटी को हम कहीं भी काम में ले सकते हैं, तो अभी अभी हमने ये रिजल्ट्स प्रूफ किया है। तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ सिंस कि मॉडुलस के अंदर जो है हमारे पास क्या है भाई, अक्स n माइनस अक्स है, अपने पास क्या है भाई, अक्स n माइनस अक्स है, और ये बोल रही है कि अलग अलग करो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो अगर अक्स n नॉर्म ऑफ अक्स n, मान लो y की जगह ऐसे आ गया नॉर्म ऑफ अक्स, आप लिखोगे ऐसे नाउ सिंस, मैं इधर लिख देता हूँ ये वर्ड नाउ सिंस, ये लेस होगा किससे, नॉर्म ऑफ अक्स माइनस वाई से, अक्स माइनस वाई से, और ये किसकी ओर जा रहा है भाई, जीरो की ओर, ये किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर। कब जा रहा है जीरो की ओर, एज n टेस्ट टू इन्फिनिटी। तो आप लिख देना यूजिंग थ्योरम, और ऐसे भी नहीं बताओगे थ्योरम के अंदर कौन सा रिजल्ट्स काम में लिया है आपने, तो लिख के दिखाओगे अक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई है, अक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई है, वो लेस होता है अक्स माइनस वाई से, वो होता है अक्स माइनस वाई से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई तो अपन इस कंडीशंस को देख के बोलेंगे अक्स की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, अक्स n आ रहा है, और वाई की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, अक्स आ रहा है एज n टेस्ट टू इन्फिनिटी, ठीक है। बस यही अपने को ऐसे दिखा देंगे कि हाँ ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए अगर ये जीरो की ओर जा रहा है तो मॉडुलस भी क्या जाएगा, जीरो की ओर जाएगा, तो अक्स n माइनस अक्स टेस्ट टू जीरो एज n टेस्ट टू इन्फिनिटी, एज n टेस्ट टू इन्फिनिटी। और अगर ऐसा है तो जैसे ये सिचुएशंस निकाल के लाए थे लिख सकते हो कि लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ अक्स n किसकी ओर जाएगा, नॉर्म ऑफ अक्स, नॉर्म ऑफ अक्स इन टू r, ऐसे लिख दो इन टू r। और अभी अभी देखो आपने देखा था लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी अक्स ऑफ n क्या होता है, अक्स होता है, तो ये अक्स और अक्स ये लेके आना था क्या मैं, आई ई अक्स और अक्स, फिर डायरेक्ट लिख देना इन आर, अर्थात इन आर सो वी से दैट, और ऐसा कैसा थ्योरम लिख देना, कहाँ से, सो वी से दैट द नॉर्म इज कंटिन्यूअस, लिख ही लो, सो वी से दैट द नॉर्म इज कंटिन्यूअस, द नॉर्म इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और यही अपने को प्रूफ करना था, यही अपने को प्रूफ करना था। तो मैं मानता हूँ यहाँ आने के बाद आपको कुछ स्टेप्स, बस जो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशंस लिखवाई हैं वो आपको ठीक से अप्लाई करना नहीं आया, हाँ आप निश्चिंत रहिए। अभी मैंने इसके बाद जो लास्ट में से लिखा है 5-7 मिनट का अभी लास्ट ईयर, वो आपके थोड़ा सा कम समझ में बैठा है, या हो सकता है किसी के बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो धीरे धीरे ऐसे पता नहीं अपन कितनी सारी थ्योरम करेंगे। जिन बच्चे ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर रखी है उसके ये 50% आराम से समझ में आ गया, बाकी 50 आगे और थ्योरम चलेंगी। बहुत सारी थ्योरम है हमारे पास इस कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड, तो हम बार बार नॉर्म की डेफिनेशंस लगाते रहेंगे
और इसको समझते रहेंगे। ठीक है, तो ये छोटी 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 बातें हैं, कभी कभार हमारे पास ऐसा हो सकता है। ओके भाई, तो ये थी हमारे पास एक थ्योरम, छोटी ही थ्योरम थी, बट इसके अंदर वो 2 डेफिनेशन बता दी, और डेफिनेशन बताने के पीछे मकसद क्या है, आगे आने वाली थ्योरम को हम डायरेक्ट प्रूफ कर लेंगे। तो अब हम जान चुके हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है नॉर्मल लीनियर स्पेस के अंदर, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। केवल डेफिनेशन जानी है, अभी तक पूरा अप्लाई करना हमें नहीं आया है। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। ठीक है भाई, अब आप लिखो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, और थ्योरम नंबर 3 को आप क्वेश्चंस बना के लिखिए। थ्योरम नंबर 3 को आप क्वेश्चंस बना के लिखिए कि स्टेट एंड प्रूव कोशी स्क्वायर, ये साइंटिस्ट का नाम है, इनइक्वलिटीज। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कोशी स्क्वायर इनइक्वलिटीज इन नॉर्मल लीनियर स्पेस, इन नॉर्मल लीनियर स्पेस। यानी नॉर्मल लीनियर स्पेस के लिए हमारे पास कोशी स्क्वायर्ड इनइक्वलिटीज क्या होती है, हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक है, थ्योरम के अंदर नॉर्मल लीनियर स्पेस नाम क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा ही कोशी इनइक्वलिटीज है, वो हमारे पास मेट्रिक स्पेस के भी अंदर था। ठीक है भाई, वो हमारे पास मेट्रिक स्पेस के अंदर था। बाद में हमारे पास जब हम 4th 5th यूनिट पढ़ेंगे तो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस नाम आएगा, उसके अंदर फिर से हमारे पास कोशी इनइक्वलिटी आएंगी। यानी 2 साइंटिस्ट थे, एक कोशी और एक स्क्वायर्ड, इन्होंने हर स्पेस के अंदर अपनी एक इनइक्वलिटीज का योगदान दिया है, इसलिए अलग अलग टॉपिक्स में ये अलग अलग नाम से आ जाएंगी। जैसे नॉर्मल लीनियर चल रहा है तो इन नॉर्मल लीनियर स्पेस ला दिया, पहले वाले यूनिट में इन मेट्रिक स्पेस था तो मेट्रिक स्पेस लगा दिया, आगे आने वाले 5th और 4th यूनिट में हिल्बर्ट स्पेस चलेगा तो हम हिल्बर्ट स्पेस दे देंगे। फिर हमारे पास बनाक स्पेस आएगा, हम बोल देंगे इन बनाक स्पेस। तो ये 3-4 हमारे पास स्पेस हैं और इसी हमें हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली टॉपिक क्या हो गया, कोशी स्क्वायर्ड इनइक्वलिटीज इन नॉर्मल लीनियर स्पेस। तो सबसे पहले तो आप इसका स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट को आप 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं, बट अपन सबसे सिंपल और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का भी कोशिश करेंगे, साथ साथ हो जाए। तो देखो नॉर्मल लीनियर स्पेस क्या होता है भाई, अक्ष और ये नॉर्म का साइन है ना। अरे पिछले वाले लेक्चर में बताया था, मैं बोलूँ नॉर्मल लीनियर स्पेस है अक्ष और ये साइन, ये वास्तव में छुपा हुआ होता था ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, वेक्टर स्पेस V ओवर F। ये तो क्या होता था वेक्टर, और ये क्या होता था हमारे पास से फील्ड, जो हमारे पास रियल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या लेके चलेंगे, रियल लेके चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ R लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये R रहेगी। V की जगह मान लो मैंने अक्ष लिख दिया तो अक्ष R। ये मैंने बताया था ना कि ये क्या है, एक लीनियर स्पेस या एक वेक्टर स्पेस का काम करेगा। ठीक है, तो देखो इसके स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि माना हमारे पास एक तो अक्ष है, किस प्रकार से है, जिसके अंदर अक्ष 1 भी है, अक्ष 2 भी है, डैश 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 अक्ष n है, एंड एक हमारे पास y भी है, किस प्रकार से y1 y2 डैश 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 yn। किसके अंदर बिलोंग करते हैं भैया, किसके अंदर बिलोंग करते हैं, R2 एलिमेंट्स ऑफ R की पावर n इंटू R इंटू नॉर्म वेयर ये नॉर्म किस प्रकार से डिफाइन है, वेयर ये नॉर्म किस प्रकार से डिफाइन है, तो ये है हमारे पास समेशन i इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ अक्स आई मॉडुलस का होल स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 1/2 देन समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारे पास कोशी का स्टेटमेंट है, कोशी इनइक्वलिटीज का। अक्स i y है, वो नॉर्म ऑफ अक्स इंटू में नॉर्म ऑफ y आ जाए, नॉर्म ऑफ अक्स
इनटू में नॉर्म ऑफ वाई आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमें क्वेश्चंस पूछे, थ्योरम पूछ ले कि स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटीज इन नॉर्म लीनियर स्पेस, ये नहीं लिखोगे तो भी इसका स्टेटमेंट यहाँ से देख के पता चल जाएगा किसके लिए बात कर रहा है, ये नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए बात कर रहा है। और अगर यहाँ dxy जैसा कुछ दिखता तो हम बोल देते हैं किसके लिए बात कर रहा है, कॉची इनइक्वालिटीज के लिए कर रहा है, जो हमने यूनिट फर्स्ट में लिखवाया भी था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ ये समझना है r की पावर n r क्या होता है, r की पावर n r क्या होता है। तो ये अपने पास है, ये ही x ही है, इस x को अपन नॉर्मली क्या लिख लिया, x ऑफ r। देखो x ऑफ r, मतलब अपन ऐसे नहीं बोलते हैं कि x बिलोंग करता है कैपिटल X में, तब हम ऐसे लिख देते हैं x और नॉर्म। अब की बार x की जगह कौन आ गया, r की पावर n। तो कहने का मतलब ये हमारे पास x1 x2 xn किसके अंदर बिलोंग करते हैं, r की पावर n के। और ये अंदर क्या कहने का मतलब, ये वेक्टर का काम करेगा और ये स्केलर का काम करेगा, ये वेक्टर का काम करेगा और ये स्केलर का काम करेगा। कोई भी स्टूडेंट इसे ऐसे मत कर देना भाई r की n+1, है ना, ये मूर्खों जैसी आदत है, छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिंबल का मतलब ही होता है ये लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहलाता है। ऐसे हमारे पास ये बुक थोड़ी थोड़ी करते करते बहुत हार्ड बन जाती है अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो पूछ के देख लेना साथी लोगों से जिनका बेस क्लियर नहीं है, उसका पास होना मुश्किल हो जाता है इस पेपर में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। किसका स्टेटमेंट है ये, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटीज का, या आप इसको कॉची इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो, आप इसको कॉची इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास थ्योरम देख के हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट ही दे दे एग्जाम में, हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट ही दे दे एग्जाम में कि इफ x एंड y आर टू एलिमेंट्स ऑफ r की n आर वेयर नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, या फिर आपको घुमा के भी दे सकता है। देखो इस नॉर्म ऑफ x को ऐसे भी दे सकता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n का मतलब कितना हो गया, देखो पहले 1 रखेंगे, x1 स्क्वायर, 2 रखेंगे, x2 स्क्वायर, n रखेंगे, xn स्क्वायर, पूरे की पावर क्या लगा है 1/2। तो ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिख के दे, आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है कि देखिए भाई सब नॉर्म ऑफ x है वो ऐसे होता है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में घुमाया, ऐसे बना दिया, यही समेशन लगा के इसको एकदम नई लैंग्वेज में ढाल दिया और बोल दिया कि भाई इसे प्रूफ करो। तो जिसका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होगा या बेसिक क्लियर नहीं होगा उसके लिए तो ये एक महाभारत जैसा हो जाएगा। ठीक है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं निपटा जाएगा। मान लो अगर कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, पर्सनली पढ़ता है, तो याद भी नहीं रहेगी तो कम से कम प्रोसेस का जरूर पता रहेगा कि कितना करना है, क्या लिखना है, तरोड़ मरोड़ के भी इसे कैसे लिखाएं ताकि अगला कुछ भी नहीं आ रहा तो 10 में से 3-4 नंबर तो दे ही दे, है ना। इसके लिए क्या करना है, पहचानिए, बताओ ये किसका काम करेगा, गिवन का। लिख लूं, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 और xn एंड y इज इक्वल टू y1 y2 और ये yn आर टू एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ ध्यान देना है r की पावर n के हैं, यानी ये किस में बिलोंग करते हैं, r की पावर n में। किस में बिलोंग करते हैं ये, r की पावर n में। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसे धीरे धीरे कहाँ तक लिख लिया, ये हमने लिख लिया है कि देखो भाई ये हमारे पास है गिवन है 2 एलिमेंट्स हैं r की पावर n r के, वेयर जहाँ मोड ऑफ x क्या है, तो बताओ ये भी किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा, है ना। एंड ये भी हमें दे दिया कि नॉर्म ऑफ x किसका काम करेगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 x i का होल स्क्वायर की पूरे की पावर 1/2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, ये भी हमारे को दिया हुआ है का ही काम करेगा। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, है ना, देन मतलब अब हमें प्रूफ करना है। तो कुछ भी नहीं आ रहा तो इतना भी लिखोगे तो कम से कम इतना तो होगा कि हाँ भाई अगले को बेसिक्स पता है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट
नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें प्रूव करना है कि, क्या प्रूव करना है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस के अंदर अक्स आई वाई आई लेस नॉर्म ऑफ अक्स और नॉर्म ऑफ वाई। अब ऐसा हमें सिद्ध करना है, तो कम से कम स्टार्टिंग की 1 2 3 4 5 6 लाइन भी अगर आप उसको लिख के दिखा दोगे तो अगला सेटिस्फाई है। फिर बीच में इतना ही लिखोगे तो ज़रूर उसके बारे में, इनकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में भी अच्छे से पता होगा ही। तो ये हमारे पास क्या है भाई, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटीज है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बताइए गिवन के नाम पे हमारे पास क्या है, एक बार मैं जगह के लिए वापस लिख लेता हूँ। x1 x2 xn बिलोंग करते हैं r की पावर n में, और आपको नहीं लिखना है भैया, थोड़ा सा अपने पास स्पेस रह जाए r की पावर n में। और x नॉर्म ऑफ x क्या दे रखा है, हमें नॉर्म ऑफ x क्या दे रखा है, नॉर्म ऑफ x है हमारे पास है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x i का होल स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 1/2। इसको हमने मान लिया इक्वेशंस नंबर 1। तो अब हम इसका प्रूफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मैक्सिमम डाटा हमारे पास है, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे भी करके हमारे पास ऐसा प्रूफ हो जाए, है ना भाई, कैसे भी करके हमारे पास ऐसे प्रूफ हो जाए। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x i y i x i y i नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ऐसा हमें प्रूफ ही करना है। तो चलिए अब सबसे पहले आइए छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं हमें करना क्या है, देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास ये प्रूफ करना है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x i y i, ये आ जाए नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। अब मैं बोलूँ भाई ये x y क्या है, तो देखिए सीधी सी बात है, x कुल मिला के किस में जा रहा है, रियल नंबर में, y भी किस में जा रहा है, रियल नंबर में, n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए। अब मैं अगर बोलूं कि भाई अगर मेरे पास x 0 हो गया, सोच के देखो x 0 हो गया और y 0 हो गया, है ना, x 0 हो गया y 0 हो गया, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो इक्वल तो आ गया। ये क्या बोलता है, या तो ये ग्रेटर होना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो अगर x 0 आ गया y 0 आ गया, सेटिस्फाई होती है। आप बोलोगे नहीं सर हमारे पास तो देखो पहली कंडीशन मैंने क्या कर दी कि x 0 है और y 0 है, तो ये रिजल्ट साबित हो गया, सत्य है। मैं बोल दे अब नहीं भाई x 0 नहीं है y 0 है ना, x 0 नहीं है y 0 है, तो y 0 इधर रखेंगे 0 और इधर रखेंगे 0, तो भी ये ट्रू है। फिर बोल दिया कि x तो 0 है और y 0 नहीं है, तो भी सत्य है भाई, x की जगह 0 रखा तो ये 0 और यहाँ से ये 0। और अगर लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है, नहीं भाई दोनों ही 0 नहीं है, नॉन 0 है। अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, है ना, अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो अब सबसे पहले हम मानेंगे केस फर्स्ट। हमने माना कि लेट x है वो 0 के बराबर है एंड y है वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x 0 y 0, और तो कंडीशन नहीं हो सकती, यही हो सकती है मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे अगर x 0 है y 0 है देन अबव रिजल्ट, देन द रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रू, देन द रिजल्ट, जो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना लिखने की जरूरत नहीं है, देन द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। यस, अगर हमारे पास ये 0 नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्वियसली ट्रू। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इनइक्वालिटी है, देखिए इसको साइन को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास है सिद्ध हो गई या होल्ड हो गई ट्राइवली। ठीक है, ये ट्राइवली होल्ड हो गई, मतलब साबित हो गया है। फिर आप ले लीजिए केस सेकंड।
केस सेकंड में हमने क्या किया कि माना x है वो तो 0 है और y नॉट इज इक्वल टू 0 है, देन ये कंडीशन ट्रू हो गई। आप वापस लिखोगे देन द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। फिर आप केस थर्ड में भी ऐसा ही लिखोगे कि केस थर्ड क्या कहता है कि माना x है वो तो नॉन जीरो है एंड y है वो 0 है, तो अभी आप क्या लिखोगे देन द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू या इनइक्वालिटी होल्ड ट्राइवली। अब बचता है हमारे पास केस फोर्थ, तो अब आप हेडिंग डालो केस फोर्थ। ठीक है, केस फोर्थ में हम क्या लिखेंगे कि केस फोर्थ में हमने लिखा कि लेट x है वो भी नॉन जीरो है एंड y है वो भी नॉन जीरो है। x है नॉन जीरो है, y है वो भी हमारे पास ही नॉन जीरो है, तब हमें इसका कुछ करना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, हमने क्यों पॉजिटिव जीरो नॉन जीरो लिया, क्योंकि रियल नंबर के अंदर जीरो भी आता है और जीरो बाकी वैल्यू भी आते हैं, तो जीरो और नॉन जीरो ऑल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान देना, अगर यहाँ नेचुरल होता तो जीरो लेने का सवाल ही नहीं होता, डायरेक्ट केस फोर्थ में आ जाते हैं, क्योंकि n यहाँ जीरो आएगा ही नहीं, जीरो नेचुरल में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, हालांकि यहाँ आपको कोसी के लिए छोटे छोटे 2 रिजल्ट्स जो पीछे की क्लासों के हैं और क्यों लिखते हैं वो भी थोड़ा सा समझाएंगे, इधर कोशिश करते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ आने के बाद जैसे ही आप लिखो लेट x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड y नॉट इज इक्वल टू 0, उस वक्त आप कुछ मान लो, जैसे मैंने मान लिया ai इज इक्वल टू, हालांकि ये बेईमानी होगी इस प्रकार से मानना कि xi अपॉन नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर, एक तो हमने ये मान लिया और दूसरा हमने yi मान लिया एंड माना ai है, दूसरा हमने मान लिया bi इज इक्वल टू yi अपॉन नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर एवरीवेयर i इज इक्वल टू 1 to n। ये हम जो बार बार i बोल रहे हैं ये कहाँ से जाएगी, 1 से लेके n तक जाएगी, ये यूनिक है। यस, असफलता से बचने के लिए इसको क्या लिखेंगे, यूनिक है। किसके अंदर, तो आपने ध्यान दिया होगा ये ऐसे चल रहा है हमारे पास है r की पावर n ओवर r और नॉर्म ऑफ, ये तो है नॉर्म लीनियर स्पेस, तो किसके अंदर है, ये नॉर्म का साइन लगाया है r की पावर n r के अंदर, किसके अंदर है हमारे पास r की पावर n r के अंदर है, और हमने वर्ड लगा दिया है यूनिक, इसलिए मेरे को रीजन देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हमने क्यों माना, आप सीधे सीधे समझ सकते हो, कैसे भी करके हमें इसी इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है, क्योंकि यूनिक का मतलब इसके जैसे इसके अंदर दूसरे नहीं हो सकते। और ध्यान देना x भी नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है, इसको आप ऐसे लिखिए, थोड़ा और स्टैंडर्ड कीजिए कि x भी हमारे पास नॉन जीरो है। देखो मजा आ जाएगा केस फोर्थ के अंदर कि लेट x नॉन जीरो दैट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x भी क्या होगा, नॉन जीरो, नॉर्म ऑफ x भी क्या होगा, नॉन जीरो, एंड y भी क्या है, नॉन जीरो, दैट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ y भी क्या होगा, नॉन जीरो। क्यों बोल दिया भाई मैंने ये, तो आप नॉर्म की सेकंड कंडीशंस देख सकते हो। नॉर्म की सेकंड कंडीशन बोलती है कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, तो ये हमारे पास है दिस पर आप लिख देना कि अगर x नॉन जीरो है तो ये ऐसा। क्यों, अब अगर ये नॉन जीरो है तो हम किसी के भी नीचे इसको लिख सकते हैं, बस ये जीरो तो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये नॉर्म ऑफ x जीरो हो गया या नॉर्म ऑफ y जीरो हो गया तो ये किस दर चले जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर चले जाएंगे, इसलिए ये नॉन जीरो था और ये नॉन जीरो था, इसलिए हमने इसको ऐसा एलिमेंट मान लिया कि भाई ये ai के बराबर होगा, ये bi के बराबर होगा, i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि 1 2 से लेके n तक जाएगा, और ये बता दिया कि इस नॉर्म के लिए r की पावर n r के अंदर ये यूनिक है, मतलब इसके जैसे दूसरे हैं ही नहीं, इसलिए हमने ai और bi मान लिया है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, और आपको पता ही है ध्यान रखने वाली बात के अपन ऊपर क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। एंड दूसरी ये वाली बात भी आप ध्यान रखना कि हमारे पास am होता है वो ग्रेटर होता है gm से,
AM होता है वो हमारे पास ही ग्रेटर होता है GM से, और वो हमारे पास इक्वल भी होता है, और वो हमारे पास इक्वल भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास कहाँ से नया लफड़ा आ गया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 11th क्लास के अंदर जब आप AP-GP पढ़ते थे, एक तो होता था हमारे पास वहाँ समांतर श्रेणी जिसको AP बोलते थे, है ना। वो बोलते थे कि अगर हमारे पास ABC, देखिए अगर हमारे पास ABC समांतर श्रेणी में है, या जिस बच्चे ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की उसको खूब अच्छे से पता है B = A+C/2, लिखना मत एक बार। और ये भी पता है कि गुणोत्तर श्रेणी को क्या बोलते हैं, GP बोलते हैं। इसका मतलब अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B² बराबर क्या होता है, AC होता है, या मैं बोलूं B = क्या होता है, AC होता है। इक्वेशन नंबर 2, B = क्या होता है, AC। अब मैं बोलूं कि कंपेयर करो आप, अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप यहाँ कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए B के बराबर क्या है, A+C/2, B के बराबर क्या है, √AC। ये किसके अंदर है, AP में, ये किसके अंदर है, GP में। और इनका रिलेशन क्या होता है, AP के अंदर AM निकलेगा समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, GP के अंदर समांतर माध्य निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, और ये ग्रेटर होता है। तो यहाँ इसके लिए AM के लिए तो कितना आ जाएगा, A+C/2, और GM के लिए कितना आ जाएगा, AC, और वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। अरे भाई कंपेयर करिए, इसके बराबर ये आ गया, बट रिलेशन क्या इनका, ग्रेटर या इक्वल होगा। और ग्रेटर इक्वल कब होता है, जैसे मैं बोलूँ कोई श्रेणी 2 2 2 2 2 है, तो आप देख लो ना, इसका वो निकालो GM निकालो और इसका AM निकालो, दोनों ही बराबर निकल के आएंगे। तो GM हमारे पास कितना था, A+C/2, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो आंसर कितना आया, 2। और ये निकालेंगे तो रूट के अंदर इसका करो 2 × 2, ये भी कितना आएगा, 2। तो बराबर की सिचुएशन आती है और ये ग्रेटर भी होता है। तो कुल मिला के हमारे पास AM और GM में आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं तीनों ही की बात करूं, AP, GP, HP की, तो मैं तीनों भी बता सकता हूं। ठीक है, क्यों बता सकता हूं, मेरा पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाते हैं तो पता ही होता है। AP, GP, HP, AP का समांतर माध्य A, इसका G, इसका H, कभी कभी उल्टा लिख देते हैं H G A, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वल के साइन भी आ जाते हैं। अगर कोई श्रेणी ऐसे ही चलेगी 1 1 1 1 1, तो ये AP भी है, GP भी है, HP भी है, उस कंडीशन में AM, GM, HM सब में बराबर बराबर होता है। पर अपना टारगेट ये नहीं है, टारगेट यहाँ हमने एक तो AM लिया, एक GM लिया। क्यों लिया ये मत पूछना भाई, ठीक है, मैंने पहले ही स्टार लगवा दिया है, ये यूनिक है, इसलिए हमें कैसे भी करके इसको प्रूफ करना है। बस आप तो पीछे पड़ जाओ, हमारा तो सिद्ध होना चाहिए, है ना भाई, हमारा तो सिद्ध होना चाहिए, बस कैसे भी हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। और मैथ से बाहर जा नहीं सकते, ऐसे नहीं कि कोई GK की कोई बात लिखी या राजनीति लिखा और सिद्ध हो गया। तो देखो AM को मैं क्या लिखूंगा, A+C/2, GM को मैं क्या लिखूंगा, AC, या C की जगह मैं एक बार B लिखना चाह रहा हूँ। देखो C की जगह मैं एक बार B लिखना चाह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि A की जगह AI, B की जगह BI, A की जगह AI और B की जगह BI। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस AI + BI/2, और ये आ जाएगा ग्रेटर, रूट के अंदर AI और BI, रूट के अंदर क्या आ गया, AI और BI। बताओ यहाँ तक कोई फर्क पड़ता है क्या। और एवरीवेयर I = 1 to n, यस, एवरीवेयर I = 1 to n। तो मैंने लगातार ऊपर नीचे 2 स्टार लगवा दिए, बस अब और नहीं लगवाएंगे, अब हमारे पास इसका काम बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशंस 1 मान चुके हैं, और इसको आप इक्वेशंस 2 मान लो, इसको पूरे को ही आप क्या मान लो, इक्वेशंस नंबर, चलो इसको मान लो इक्वेशंस नंबर 2, ये दोनों को ही मान लो, AI और BI को। तो अब लिख दो यूजिंग इक्वेशंस 2, यूजिंग इक्वेशन 2। अब हमारे पास कैलकुलेशन है, समझने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 1/2 बाहर छोड़ो, AI मतलब हमारे पास क्या है, अक्स I अपॉन नॉर्म ऑफ अक्स। देखो पूरे का ही क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो मैं साथ साथ ऐसे लिख लूँ क्या,
कि इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर से, प्लस बी आई में क्या है वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास है 1/2, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास है 1/2। और ये ग्रेटर इक्वल का साइन है, रूट के अंदर क्या है ए आई का मतलब क्या है भाई अक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ ए, अक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ ए अक्स का होल स्क्वायर इनटू में वाई आई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही बात, अब इसे सोल्व कर लो, ये 2 है, ये ऐसा कैसा रहने दो, यहाँ रूट से इसको बाहर निकाल लो। अब हमें कुछ खास इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमारे पास अधिकांश डाटा आ चुका है, ठीक है, हम मोस्ट ऑफ अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। अब केवल और केवल कैलकुलेशन से इसको अप्लाई कर दो और ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इक्वेशंस 2 को काम में लेने के बाद। और इस चीज़ को प्रूफ करना है, इसको स्पेशल ध्यान रखना बस, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो कहीं ना कहीं हमारे पास काम में आएगा। और अभी तक देखो इक्वेशन 1 काम में नहीं आया है, इसको भी लेंगे भाई काम में, है ना, क्योंकि जो दिया हुआ होता है वो कहीं ना कहीं 100% काम में आता है, तभी जाके उस थ्योरम में 4 चांद लगते हैं। और यहाँ लिख देना I = 1 to n। ओके, अब देखिए हमारे पास देखना क्या है, समझ लो इस बात को कि ये 1/2 बाहर चलता रहेगा, ये आ गया हमारे पास अक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया वाई आई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल, देखो होल स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कितना बचेगा अक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ अक्स, और ये वाई आई और अपॉन में नॉर्म ऑफ वाई, होल स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा। एवरीवेयर I = 1 to n, एवरीवेयर I = 1 to n। अब देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास प्रूफ में क्या लेके आना है, समेसन I = 1 to n भी चाहिए। अरे भाई I में हमें क्या लेके आना है, समेसन I = 1 to n भी चाहिए। तो आप लिख लो कि टेकिंग समेसन I = 1 to n अबव इक्वेशन बोथ साइड वी गेट। तो दोनों साइड में हमने ये लिया तो ये कितना आ जाएगा समेसन I = 1 to n, और ये आ गया 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास अक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई आई का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर इक्वल, यहाँ भी समेसन लगा दीजिए I = 1 to n। बताइए ये क्या हो गया, अक्स आई और वाई आई एक जगह लिखिए इसको, और इनको एक जगह लिख लिए, नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है एवरीवेयर I = 1 to n, क्यों, समेसन ही बता देगा I कहाँ से जा रहा है भाई 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 काम में नहीं आई है अभी तक, तो लगे हाथ इस इक्वेशन नंबर 1 को भी काम में ले लो ताकि दिया हुआ हमारे पास पूरा काम में आ जाए। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है भाई इक्वेशन 1 कि ये जो नॉर्म ऑफ अक्स है, ये जो नॉर्म ऑफ अक्स है ये ऐसे है, समेसन I = 1 to n अक्स आई का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। क्या मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अक्स का होल स्क्वायर समेसन I = 1 अक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। और अक्स की जगह y शिफ्ट कर दूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं सिमिलरली अगर अक्स की जगह y आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा वाई आई का होल स्क्वायर समेसन I = 1 to n वाई आई का होल स्क्वायर। इसे आप मान लो दोनों को ही इक्वेशन नंबर 4। अरे भाई जहाँ जहाँ अक्स है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, y लगा दिया, क्योंकि x और y हमारे पास बराबर दोनों के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में देखिए I कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ I जा रहा है, अरे जहाँ जहाँ I जा रहा है
ठीक है, तो ये 1/2 के बाहर आ जाएगा। अब देखो वापिस से देखो फ्रॉम इक्वेशंस 3, अब मैं इसके नीचे लिख देता तो भी चल जाता। ठीक है भाई, आप एक काम करो, रफ कॉपी में तो आप लिख ही रहे हो, थोड़ा सा एक स्टेप्स को यहीं लिख लेंगे, हम इस स्टेप्स को यहीं लिख लेंगे कि पहले तो आप इसको ऐसा कैसे लिखो कि समेसन i इज इक्वल टू 1 to n और ये 1/2 और ये नाम ऑफ x i का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस y i का होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर से ग्रेटर इक्वल समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, ये x i और ये y i और नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। एक बार देखना इक्वेशंस 3 के नीचे आपको यही स्टेप दोबारा लिखनी है और उसको मानेंगे हम इक्वेशंस 3। तो काट दीजिए, पहले आपने जहां इक्वेशंस 3 माना है उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिख ली ताकि आपकी लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड हो जाए। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, बट थोड़ा सा अच्छा रह जाए। भाई 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए आई कहाँ लग रहा है, इसके अंदर, तो समेसन इसके ऊपर लगेगा, नॉर्म के ऊपर लगेगा, तो जहां जहां आई लगा हुआ है समेसन उधर ही लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n और ये x i का होल स्क्वायर, पूरे के नीचे नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर अलग से है। फिर ये समेसन लगेगा इसके साथ, बीच में प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा समेसन i इज इक्वल टू 1 to n और y i का होल स्क्वायर। देखो यहाँ i है ही नहीं तो इसको हमने छोड़ दिया ऐसा का ऐसा। ग्रेटर इक्वल, देखिए कहाँ लगेगा, समेसन ऊपर लगेगा, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y और ये समेसन इन दोनों के एक साथ लग जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n। अब मॉडुलस में चाहे आप ऐसे लिखिए या आप मॉडुलस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी होता है वो हमारे पास है ए और बी के बराबर होता है, ऐसे होता है ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज ये ग्रेटर होता है इसका। तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो कि नॉर्म ऑफ मॉडुलस के अंदर x i y i को ऐसे लिख सकते हो। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। तो जहां जहां आई है समेसन उसके पीछे पहुंचा दो, मैंने यही किया है। अब लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4। अब आप लिखोगे भाई नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। हेल्प ले लो 4 की। 4 क्या कहता है कि ये जो है ना समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, x i का होल स्क्वायर की जगह आप रख दो नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर, या फिर नीचे वाले की जगह रख दो नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर की जगह आप ये रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 1/2, ये हमारे पास कितना बचेगा भाई 1/2। समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, x i का होल स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ये लिखना ही इजी रहेगा स्टेप्स में। और नीचे क्या है इसके नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेसन y i का होल, देखो i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस y i का होल स्क्वायर किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर। इसके नीचे क्या है नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर ग्रेटर, और ये रहा देखो इसके अंदर रख रहे हैं ना, इसके अंदर ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y, ये क्या था भाई हमारे पास 1 अपॉन इनटू में समेसन i इज इक्वल टू 1 to n, इनटू में i इज इक्वल टू 1 to n, x i y i, x i y i। तो हम इस इक्वेशन 1 को काम में ले चुके हैं, इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया है हमारे पास है इक्वेशंस नंबर 3 एंड इक्वेशंस नंबर 4 से, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही रिजल्ट अपने को क्या करना था, प्रूफ ही करना था। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगी, अब ये आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, ये क्या बचा 1, ये क्या बचा 1, और ये 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y समेसन i इज इक्वल टू 1 to n x i y i। 2 से 2 का 1 और 1 2 में 2 का भाग दिया, ये 1 आ गया। क्यों मैं घिसे जा रहा हूँ जानबूझ के,
समझ तो गए ही होंगे, है ना। अक्स आई वाई आई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो अक्स और वाई ग्रेटर समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n अक्स आई वाई आई, या इसके सिंबल बदल लो, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n अक्स आई वाई आई है, वो होता है नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ अपने लगाए हुए 2 स्टार कि पहला AI के बराबर माना और BI के बराबर माना, और दूसरा हमने AM ग्रेटर होता है GM से। तो ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत ही ईजी पेपर हो जाएगा, है ना। स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर ऑप्शनल पेपर में कौन सा लें, कौन सा ईजी रहेगा, तो मैं तो यही बोलता हूँ भाई जो पढ़ा वही इजी है, नहीं पढ़ोगे वो कभी भी इजी नहीं रहेगा, है ना। अरे पढ़ोगे नहीं तो इजी क्या करेगा। कुछ बच्चे MP ले लेते हैं मैथमेटिकल प्रोग्राम, सोचते हैं कि अरे बहुत इजी है, LPP टाइप में है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं पढ़ोगे तो वो भी बहुत हार्ड हो सकती है। तो चलिए आज के लेक्चर्स की छोटी छोटी बातें मैं एक बार 2 रिजल्ट्स बताना चाहूँगा। कौन सा, एक तो अक्स माइनस वाई, ये होता है अक्स माइनस वाई से, और दूसरा ये वाला रिजल्ट जो कॉची के बारे में बताया गया है, आई इज इक्वल टू 1 to n अक्स आई वाई आई नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। मतलब मैं आगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर पूरी बुक में कहीं भी काम में ले सकता हूँ नॉर्म लीनियर स्पेस से रिलेटेड, जहाँ जहाँ नॉर्म लीनियर स्पेस आएगा हम ऐसे रिजल्ट्स का काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। आज के इस लेक्चर में 2 छोटी छोटी थ्योरम हैं, बस पहले वाली थ्योरम बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उसके अंदर हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस और कंटिन्यूअस फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस की 2 डेफिनेशंस बताने लग गए, और वो भी यूनिट फर्स्ट की मेट्रिक स्पेस के साथ कंपेयर कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा ये लेक्चर और इतना बड़ा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। हर बार की तरह शर्त यही रहेगी कि लेक्चर नंबर 3 में आने से पहले इनके हैंड रिटन आपके पास नोट्स होने चाहिए, ताकि आप जैसे लेक्चर्स 3 में आओ तो आप आसानी से उसे समझ सको, ठीक है। तो ये था आज के इस क्लास में। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर।